नमस्कार दोस्तों, आपका गेम चेंजर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आपकी अपनी क्लास गेम चेंजर क्लास में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये हमारी क्लास PYQ बेस्ड है पॉलिटी के लिए। पॉलिटी ये ऐसी पॉलिटी की क्लास है जो सारे आपके एग्जामों में काम आने वाली है, चाहे वो UPSI हो या UPSSC हो या SSC हो, SSB हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, सारे उसके लिए काम में आने वाली है। गेम चेंजर पर एकमात्र यूट्यूब पे ऐसी क्लास है जो PYQ बेस्ड हो रही है, यानी इसमें ऐसे ही आपको थ्योरी कराई जाएगी जो पहले आ चुकी है। ठीक है, आज का टॉपिक है राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग, दो चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और चालू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से अनुच्छेद की बात कर रहा है। अनुच्छेद 53 किस अनुच्छेद की बात कर रहा है? अनुच्छेद 53 की बात कर रहा है। अनुच्छेद 53 की बात कर रहा है। 53 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। इसमें क्या बोला गया है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यानी क्या है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित है? कार्यपालिका शक्ति वो क्या है? निहित है किसमें? राष्ट्रपति में निहित है। क्वेश्चन आएगा किसमें निहित है, तो किसमें निहित होगा? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में निहित है। यानी अगर इसका मतलब ये है कि जितना भी कार्यपालिका की शक्ति है वो कहां पर निहित होती है? राष्ट्रपति में। यानी कोई भी अगर कार्य है, राष्ट्रपति अगर चाहे मना करना चाहे या हस्तक्षेप करना चाहे तो कर सकता है। कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित है। ठीक है, और भारत में क्या है? संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे लिखवा दिया गया आपको कि भारत में क्या अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। क्या अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। अच्छा, एक चीज और है भारत में, क्या? राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका है। राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। क्या है? नाम मात्र की। यानी क्या आप देखते होंगे अपने देश में कोई भी काम है वो राष्ट्रपति नहीं करता है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है, अब क्या है? जो वास्तविकता कार्यपालिका है, जो वास्तविक कार्यपालिका है वो कौन है? प्रधानमंत्री यानी PM एंड उनका मंत्रिमंडल। ये क्या है? वास्तविक कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका है।
ये वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रधान, यानी अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करें, यहां से पेन चेंज कर लेते हैं पहले। अगर राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति, तो इसके बारे में दो चार बातें बोली गई हैं। क्या बोली गई? नंबर 1, देश का प्रधान है या प्रथम नागरिक बोल सकते हो। ठीक, प्रधान या प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक ये बोला गया है। ठीक, ओके। और देश का संवैधानिक प्रधान है, यहां देश का संवैधानिक प्रधान ये जो है संवैधानिक प्रधान। कहानी किसने प्रधान बनाया है? संविधान ने बनाया है, तो संवैधानिक प्रधान, देश का संवैधानिक प्रधान है राष्ट्रपति, और या प्रथम नागरिक बोल सकते हो। और राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 ये कहां पर बनाया गया है? संविधान में बनाया गया है, तो अनुच्छेद 52 में बनाया गया है। कहां पर? अनुच्छेद 52 में ये बोला गया है क्या? संवैधानिक प्रधान है। ठीक है, देश का। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज। यहां देखते हैं और राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता बताई गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता, पद की योग्यता के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बताया गया है। नंबर 1 क्या होगा? सबसे पहले तो आप लोग जानते हो, क्या भारत का नागरिक हो, यही होगा। नंबर 1 क्या? भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। ठीक। नंबर 2 की अगर हम बात करें, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, क्या? 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका, पूरी कर चुका ये होना चाहिए। ठीक, ओके। इसके बाद अगर हम आए तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य, क्या है? लोकसभा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, किए जाने योग्य हो। ठीक, ये चीज हो गया। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, यानी इससे क्या होता है कि एक तो लोकसभा की जो सदस्यता है वो भी इसको क्या, उसके लिए भी एलिजिबल हो, तब जाकर के राष्ट्रपति के लिए पद के लिए योग्य होगा। इसका मतलब ये, ठीक है। और कोई लाभ का पद धारण ना किए हो, ये तो सभी के में रहता है, 2-3 कॉमन है, जैसे भारत का नागरिक हो, कोई लाभ का पद धारण ना किए हो, ये 2-3 क्या कंडीशन कॉमन है। कोई लाभ का पद धारण ना किए हो,
ठीक, ओके। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्या, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में दिया हुआ है। अगर अनुच्छेद 54 की बात करें, यहां से ले लेते हैं दूसरा पे, अनुच्छेद 54 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 54 की हम बात कर रहे हैं, ठीक। अनुच्छेद 54 की अगर हम बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 54 में बोल रहा है राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल, यानी राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होगा उसके बारे में, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के बारे में, ठीक। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के बारे में। अब राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के बारे में बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर राष्ट्रपति ये बताएगा, तो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में क्या है कि लोग कौन कौन चुनेगा, लोकसभा, कौन चुनेगा, लोकसभा। आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के, और राज्य की विधानसभाओं के, विधान सभाओं के विधानसभाओं के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, कौन से, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तो कौन कौन लोग लेते हैं, 3 लोग लेते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा के और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। किसमें सदस्य भाग लेते हैं, किसमें, राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल में, ठीक है। परंतु नई जो व्यवस्था हुई है, क्या हुई है, जो नई व्यवस्था के अनुसार, यहां लिख दे रहे हैं, नई व्यवस्था के अनुसार, के अनुसार क्या है कि नई व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हैं, ठीक है। कहां के, पुदुचेरी के, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है, ऊपर केंद्र शासित प्रदेश नहीं लिखा है, राज्य की विधानसभा लिखा है, इसलिए अलग से 2 केंद्र शासित प्रदेश के हैं, पुदुचेरी प्लस दिल्ली विधानसभा, क्या, दिल्ली विधानसभा, विधानसभा, ओके। यहां 2 जगह के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल रहेंगे लोग, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखो। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे, जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बने, उसकी मर्जी, राष्ट्रपति बन सकता है, ओके, ठीक। अब आ जाते हैं क्या, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार, यानी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार। अब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कैसे होता है,
तो उसके लिए उम्मीदवार के लिए क्या है कि 50 सदस्य का प्रस्तावक होना चाहिए। कितने सदस्य का? 50 सदस्य का प्रस्तावक। 50 सदस्य का प्रस्तावक या 50 सदस्य का प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार। ठीक। अनुच्छेद 55 की बात करें। अब यहां बात करते हैं किसकी? अनुच्छेद 55 की। व्यंजन करें, फिर हम अनुच्छेद 55 की बात करते हैं। अनुच्छेद 55 की। अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया? अभी हमने बताया था निर्वाचन मंडल के बारे में। ये जो ऊपर बताया था पीछे, ये जो इससे पहले वाली स्लाइड पे बताया था, ये निर्वाचन मंडल के बारे में बताया कि कौन कौन चुनेगा। ठीक है। अब बताया जाएगा इसमें क्या? 55 में प्रक्रिया के बारे में। किसके बारे में बताया जाएगा? निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में या राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। ठीक है। तो इसमें क्या बताया जाएगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है। समान क्या होता है? समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। ठीक। और एकल संस्मरणीय मत पद्धति द्वारा संस्मरणीय पद्धति द्वारा इसके द्वारा चुना जाता है क्या? राष्ट्रपति। ओके। संस्मरणीय पद्धति द्वारा। ओके। अब राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित विवाद। राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो, संबंधित विवाद कहां पर जाएगा? उच्चतम न्यायालय। उसके लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा। ठीक है। अब आ जाती है बात निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। हो जाता है कि अगर मान लो धांधली हुई या निर्वाचन अवैध घोषित हो गया, तो निर्वाचन अवैध घोषित होने पर अगर बात की जाए
उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। अवैध घोषित हो गया तो उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित, कहाँ गया कर्ज, अवैध घोषित नहीं होंगे। ठीक, ये चीज है। मतलब क्या है, अगर कोई अवैध निर्वाचित घोषित हो गया, मान लो आज इलेक्शन जीत गया, पर ऐसा आ जाए किसी दिन कि वो इलेक्शन वोट में धांधली करके जीता है या अवैध घोषित हो जाता है, तो क्या है, उसने जो कार्य किए हैं वो अवैध घोषित नहीं होंगे। ठीक है, ये सब आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, अब राष्ट्रपति की बात चल रही है तो कार्यकाल जरूरी है। राष्ट्रपति कार्यकाल कितने का होता है? 5 वर्ष का। आप लोग जानते हो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। ठीक, अब बात आ जाती है क्या, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज होगा, यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये शपथ दिलाएगा। क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। किसको? राष्ट्रपति को। न्यायाधीश शपथ दिलाता है, शपथ दिलाता है। ठीक, ओके। अनुपस्थिति में अगर मान लो उस समय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो अनुपस्थित होने पर, यहां पर लिख दे रहा हूं, अनुपस्थित होने पर मान लो वो उपस्थित नहीं है या उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है, चुन नहीं पाए हैं कि कौन बनेगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो अनुपस्थित होने पर कौन दिलाएगा? जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। वहां पर कम होगा, जो वरिष्ठतम होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश वो दिलाएगा। वरिष्ठतम न्यायाधीश वो दिलाएगा शपथ। समझ में आ रहा? ठीक। अब आ जाती है बात राष्ट्रपति के त्याग पत्र की, कि राष्ट्रपति ने शपथ ली तो छोड़ेगा भी, तो राष्ट्रपति का त्याग पत्र कौन लेगा? तो राष्ट्रपति त्याग पत्र कौन लेगा? उपराष्ट्रपति। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। किसको? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक, ओके। उपराष्ट्रपति क्या करेगा? इसकी सूचना, किसकी? त्याग पत्र की। इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। लोकसभा
अध्यक्ष को देगा। किसको देगा क्वेश्चन आता है, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव प्रचार के लिए, यानी राष्ट्रपति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट उससे लिख दे रहे, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कि कौन कैंडिडेट खड़ा होगा, उम्मीदवार का चुनाव प्रचार के लिए, जैसे चुनाव में प्रचार होता है ऐसे चुनाव प्रचार, यानी चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है, 2 सप्ताह का, 2 सप्ताह का समय मिलता है। तो कितना समय मिलेगा, 2 सप्ताह का, 2 सप्ताह। ठीक, चुनाव प्रचार 2 सप्ताह समय मिलता। ठीक, ओके, समझ में आ रहा। आगे चलते हैं। यहां पर राष्ट्रपति के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां या बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं वो खत्म होते हैं। हम आगे चलते हैं। अब नया एक टॉपिक है राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है पर महाभियोग थोड़ा अलग सा है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसके बारे में भी जानेंगे। ओके, अब ये इसमें क्या कहता है, अनुच्छेद 61, इसमें बोलता है अनुच्छेद 61 की अगर हम बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 61 बोलता है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में। कौन बताता है, अनुच्छेद 61। अब इसमें क्या क्या बोला गया है, कब राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। जैसे क्या किया उसने, संविधान का उल्लंघन या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन, प्रावधानों का उल्लंघन किया, उल्लंघन। ठीक, सेकंड चीज, इसके लिए 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाए, यानी 14 दिन पहले राष्ट्रपति को खुद बताया जाए कि आपने उल्लंघन किया, महाभियोग लगेगा। 14 दिन पहले, 14 दिन पहले, 14 दिन पहले होना चाहिए। यहाँ पे रुकना एक मिनट, रबर से इरेज करें इसको। चौदह दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाए। लिखित सूचना का मतलब समझ रहे हो, शब्दों पे ध्यान देना कि ऐसे नहीं बोल दिया जाए कि आप पर महाभियोग लगेगा, लिखित सूचना दी जाए। ठीक, ये भी जरूरी है, तब महाभियोग लगेगा। और क्या है, सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर ठीक, ओके। जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहता है,
उसके 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। यानी जो सदन महाभियोग लगाना चाहता है, उसके 2/3 यानी 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। अब देखो है क्या, ये जो 1/4 दिया हुआ है, आपको बताते हैं, पेन चेंज करें। ये जो 1/4 दिया हुआ है, ये 1/4 दिया हुआ है जब क्या, जब सूचना दी जाएगी तब सदस्यों के साइन होने चाहिए 1/4 के। और जब महाभियोग लगाना होगा तो जिस सदन में प्रस्ताव लेके जा रहे हैं महाभियोग का, वहां पर 2/3 सदस्यों का प्रस्ताव को पारित करना आवश्यक है, तभी महाभियोग लगेगा। ठीक है, ओके। अब दूसरा सदन इसकी जांच करवाएगा। आगे चलते हैं। अभी कहा दूसरा सदन क्या करेगा, जांच करवाएगा। एक पारित करेगा तो दूसरा जांच करवाएगा। ओके। यदि दोष सिद्ध है, यदि दोष सिद्ध तो राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा। और प्रस्ताव जो महाभियोग का था, प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा। बहुमत से पारित हो जाएगा। ये होगा राष्ट्रपति के महाभियोग में। ठीक है, कुछ और बातें कि 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, ठीक, राष्ट्रपति का रिक्त पद भरा जाना चाहिए। ओके, 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति ना होने पर, मान लो कोई राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा या राष्ट्रपति नहीं है बीमारी के कारण या कुछ भी, तो राष्ट्रपति के ना होने पर तब कौन करेगा काम वगैरह? उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज है क्या, कि अब पिछले वाले पेज पर समझाते हैं।
हमने बोला क्या, उपराष्ट्रपति करेगा। करेगा। संविधान अपना बहुत अच्छा है, देखो सब चीज लिखी हुई है। उपराष्ट्रपति करेगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है, ये अनुपस्थित है, ना होने पर अब ये भी नहीं है, तो कौन करेगा? ना होने पर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम क्या कि समझ गए, ये भी नहीं है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये क्या, ये भी ना होने पर, ये भी नहीं, इनके ना होने पर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम, समझ गए होगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश करेगा। समझ रहे हो, ये चीज है। तो आज क्या क्या देखा, आइए एक बार जरा सा नजर मार लेते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में आपने पढ़ा, राष्ट्रपति के अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है, ये पढ़ा, राष्ट्रपति के बारे में पूरा पढ़ लिया। उसके बाद आपने पढ़ा, स्लाइड नहीं जा रही है पीछे, हाँ, उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में पढ़ा। ओके, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में पढ़ा। तो दो चीजें आज आपने इस लेक्चर में कवर की। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं वो पनकी गंगागंज में चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेस, और कांटेक्ट नंबर ये दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर। आप लोग चाहें तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। आगे राष्ट्रपति के बारे में और भी बातें हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।